साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिखाया, उसके लिए। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे 72nd बीपीएससी को लेकर कि क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और चूंकि टाइम मिला है और आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि टाइम सबको मिला है, तो इस मिले हुए टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें। देखिए, अगर आप प्रीलिम्स मोड में कंप्लीटली रह जाएंगे तो बहुत सारी जो आपकी मेंस की प्रिपरेशन है वो रह जाएगी। और कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन में हमेशा ये मायने रखता है कि आप अपने प्रतिद्वंदी से, हेल्दी कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं, कितना आगे या कितना पीछे हैं। कई बार ये हमारे दिमाग में आइडिया आता है कि हम क्या प्रतिद्वंदी को दिमाग में रखें या नहीं रखें, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने आप को प्रतिद्वंदी मानिए। जब आप अपने आप को प्रतिद्वंदी मानेंगे, कैसे प्रतिद्वंदी मानना है कि आप कल कहां थे और आज कहां हैं। अगर इन दोनों में एक फासला दिखाई देता है, कल आपकी प्रिपरेशन मान लो x थी और आज आपकी प्रिपरेशन x+1 है, तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। x+2 है तो और बेहतर आप डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहने का यह अर्थ है कि जब भी टाइम बढ़ता है, मिलता है, तो एक अनसर्टेनिटी का फेज होता है। ना आपको पता है, ना मुझे पता है। एक सभी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि एक टेंटेटिव डेट होगा जो सितंबर लास्ट में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो सकता है। देखिए, चेयरमैन सर भी रिटायर करेंगे नवंबर में, तो वो चाहेंगे कि उसके पहले हम प्रीलिम्स कंडक्ट करा लें और उसके पहले हम 71st बीपीएससी मेंस का रिजल्ट देकर, इंटरव्यू कंडक्ट करके उसका फाइनल रिजल्ट दे दें। क्योंकि आप जब भी देखते होंगे कोई भी जो चेयरमैन है वो रिटायर होते हैं तो अपनी एक तरीके से उपलब्धि निकलवाते हैं और उस उपलब्धि में ये गिनवाते हैं कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान कितने सारे जो पेंडिंग रिजल्ट्स थे उनको दिए। जैसे आपको याद होगा, जब 66 बीपीएससी का रिजल्ट आया तो उसके बाद आर.के. महाजन सर ने भी ऐसा किया था। तो एनीवेज, वो डेट को लेकर के आप निश्चिंत रहें और मुझे लगता है कि उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने से, ना वो आपके हाथ में है ना मेरे कंट्रोल में है, तो उसको लेकर के हम लोग आवाज उठा सकते हैं और हम लोग आवाज उठा भी रहे हैं। अभी करना यह है कि हमें करना क्या है, हमें फोकस कहां रखना है। क्या हम पूरा टाइम मेंस पढ़ें, क्या हम पूरा टाइम प्रीलिम्स को दे दें, कहां फोकस रखें। देखिए, हर कैंडिडेट के लिए जो टाइम का एलोकेशन होगा वो अलग अलग होगा। जैसे आपकी स्थिति क्या है, आप अभी कहां तक अपने प्रिपरेशन के फेज में पहुंच पाए हैं, यह डिटरमाइन करेगा कि आपको कहां फोकस करना चाहिए। जैसे मान लो कि आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि एग्जामिनेशन से सिर्फ 7 डेज पहले एग्जामिनेशन का डेट जो है आपको पता लगा कि अब एग्जामिनेशन नहीं होने जा रहा है। तो अगर आपने ठीक ठाक स्थिति में अपने प्रीलिम्स को पहुंचा दिया है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो कोर एरियाज हो, जैसे हिस्ट्री है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है, अगर इन कोर एरियाज को आपने खत्म कर लिया है, या नॉन कोर जो एरियाज हैं जैसे पॉलिटी है, नॉन कोर और कोर हम किस आधार पर माप रहे हैं, तो इसका हमारा आधार यही है कि सवाल कहां से आते हैं और सवाल ज्यादा कहां से आते हैं। इस आधार पर हमने एक डिवाइड किया है। आप देखेंगे तो हिस्ट्री में नॉर्मली 30 सवाल आ जाते हैं। करंट अफेयर्स में अगर बिहार करंट अफेयर्स को भी आप इंक्लूड कर लेंगे तो 30 से 35 सवाल आ जाते हैं। तो कहने का यह अर्थ है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी स्थिति, डिसाइड क्या, आकलन करना होगा। आपको अपने बारे में जानना होगा कि मेरी स्थिति क्या है। अगर आपको पता लग गया कि आप ठीक ठाक स्थिति में हैं प्रीलिम्स के लिए, तो मुझे लगता है कि उसी प्रोपोर्शन में आपको मेंस के लिए अपना टाइम एलोकेट कर देना चाहिए। जैसे अगर आप देखते हैं कि नहीं, अगर कल प्रीलिम्स हो और आप उस स्थिति में हैं कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर ले जाएंगे, तब आपको, मुझे लगता है, आपका ज्यादातर टाइम मेंस की तरफ जाना चाहिए। नाउ अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में भी किस ओर आपका समय जाना चाहिए, तो मेंस में आप सबसे पहले अपने जो कंटेंट है, तो कंटेंट को बिल्ड करने पर ध्यान दीजिए। जब आपका कंटेंट हो जाता है तब आप आंसर राइटिंग पर फोकस कीजिए। अब आंसर राइटिंग में भी आपका स्ट्रक्चरिंग पार्ट है, स्ट्रक्चरिंग के अलावा कंटेंट है, इसके अलावा वैल्यू एडिशन है। इन 3 चीजों पे आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि किसी का प्रीलिम्स अगर ठीक से तैयार नहीं है,
तो अगर मान लो आपका प्रीलिम्स ठीक से तैयार नहीं है, तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आपके पास अपना नोट्स होना चाहिए। आप नोट्स बना लो या हमने नोट्स दिया है, आप उस नोट्स को पढ़ लो। ठीक है, इस नोट्स का आपको करना क्या है कि इस नोट्स को रिवाइज करना है। पता आपको सब कुछ है, हम एम्फेसाइज कर रहे हैं या री एम्फेसाइज कर रहे हैं ताकि आप उस काम को करो। जैसे बार बार ऐड दिखाया जाता है ना, एक बार आप जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो एक बार ऐड आ जाता है, उसके बाद भी हमें बार बार वही ऐड दिखाया जाता है। तो ये आपको रिवाइज करने का काम करना है, और हर रिवीजन में आपको एक चीज लगेगा कि हर रिवीजन के बाद आप पाएंगे कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। और जैसे आपने रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपको टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है, जिसे आप कई लोग सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अटेम्प्ट करना है। अब इस टेस्ट पेपर से आपको पता चलेगा कि आप कहां कहां सिली मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए, जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं, सिंसियर कैंडिडेट हैं, वो इस पैरामीटर पे फेल नहीं होते कि उनकी नॉलेज कमी थी या अवेयरनेस की कमी थी, उनको सारी चीजें पता थी। वो कहां कमी रह जाती है कि ठीक से पढ़ते नहीं है। इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट अगर लिखा है तो उसको नहीं पढ़ेंगे, नॉट करेक्ट लिखा है उसको नहीं पढ़ेंगे, या किसी लंबा सेंटेंस है तो उस लंबे सेंटेंस में वो क्या करेंगे कि ठीक से पढ़ेंगे नहीं और उसका मीनिंग कुछ और निकाल लेंगे। ठीक है, तो वहां पे सिली मिस्टेक के कारण मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, इनफैक्ट मैं जब पेपर दे रहा था तो मेरे साथ भी होता था कि सिली मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं, और उस सिली मिस्टेक के कारण आपकी बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं। और कुछ न्यू फैक्ट्स आपको मिलेंगे, स्पेशली न्यू टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी, चाहे वो करंट अफेयर्स का स्पेशली हो सकता है। तो आप इनको एक नोटबुक रखिए और उस नोटबुक में लिख लीजिए। तो यहां से आपको टेस्ट पेपर लगाने से एक और चीज का पता चलेगा, और वो है टीएम यानी टाइम मैनेजमेंट। देखो, 150 सवाल है बीपीएससी में और आपके पास 120 मिनट का समय है। इतना कम टाइम जब आपको मिलता है, और उसमें भी आपके पास जो ऑप्शंस मिलेंगे वो पांचवा ऑप्शन वही है कि नॉट अटेम्प्टेड, मैं अटेम्प्ट नहीं करना चाहता हूं। जैसे मान लो आप कोई सवाल है और उसको आप अटेम्प्ट नहीं लेना चाहते हो, तो आप ई नंबर ऑप्शन को गोला भर दोगे। उससे क्या होगा कि आपका नेगेटिव जो मार्किंग है वो नहीं होगा। तो आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है। तो अब 5 ऑप्शन, चूंकि गोला भरने में भी तो 4-5 मिनट का टाइम जाएगा ही, तो हमने इस चीज को टेलीग्राम पोस्ट के माध्यम से भी बीपीएससी से रिक्वेस्ट की है, गुहार लगाया है कि एक्स्ट्रा टाइम कम से कम 5 से 10 मिनट का तो मिलना ही चाहिए। क्योंकि देखो, मान लो पहले हमें नहीं भरना था तो हम चुपचाप स्किप कर जाते थे उस क्वेश्चन को। अब क्या है कि अब एक तो क्वेश्चन खोजो कौन सा हमने नहीं किया है। क्योंकि हम क्या करते हैं, आइडियली जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो कभी भी आपको 3 बार में पेपर को ऑपरेट करना होता है। ठीक है, 3 बार में, कभी भी एक बार में पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। कोई भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, आप क्या करो, सबसे पहले फर्स्ट राउंड में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जो आप 100% श्योर हो, आपने पढ़ा है कि यही उसका उत्तर है। उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाओ, और उस क्वेश्चन पे आपको कोई टिक मार्क नहीं करना है। जैसे 1 2 3 4, मान लो एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन मैंने टिक कर लिया, तो उसके बी नंबर ऑप्शन पे मान लो हमने टिक लगा लिया और आगे बढ़ गए। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है मुझे नहीं आता है, बट मुझे 50-50 आता है, तो मैं क्या करूंगा कि दूसरे नंबर क्वेश्चन को ऐसे गोला मार लूंगा कि इसको मुझे रिव्यू करना है। और तीसरा क्वेश्चन मान लो कि मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करना है, मैंने कोई किताब में नहीं पढ़ा है, कहीं सुना नहीं है, उसके ऑप्शंस में से कोई भी लॉजिकल जो रीजनिंग लगा करके भी कोई आंसर नहीं मिल रहा है, कोई इलिमिनेशन का मेथड काम नहीं कर रहा है, कोई अप्रोक्सीमेट नॉलेज भी काम नहीं कर रहा है, तो उस क्वेश्चन को मैं ऐसे करूंगा कि मुझे जब मैं रिटर्न आऊंगा और मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा, तो मैं इस क्वेश्चन पे अपना समय खराब नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे मुझे पढ़ना ही नहीं है, और इस क्वेश्चन को जितना जल्दी आप डिसाइड करेंगे कि हां मुझे इस क्वेश्चन को नहीं लेना है और मुझे अटेम्प्ट करना ही नहीं है, एक तो आप नेगेटिव मार्किंग से बच गए, पहला फायदा इसका हो गया। और दूसरा फायदा इसका यह हो जाएगा कि आपका टाइम नहीं जाएगा। नहीं तो आप इमेजिन करो ना कि एक क्वेश्चन पे अगर आपको रफली 48 सेकेंड्स मिलते हैं, और अगर आप इसमें भी 48 सेकंड्स दे देंगे, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि आपको डाउट है, वो आप कैसे सॉल्व करेंगे? वो तो आपके लिए फिर डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि वहां आपको 48 सेकंड से हो सकता है ज्यादा टाइम मिले। आप कुछ लॉजिक लगाओ कि एक्सट्रीमली वर्ड दिया है क्या, या सम दिया है, ऑल दिया है,
या कुछ अप्रोक्सीमेट नॉलेज की लगभग उस टाइम का ये कोई कार्यकाल को रेफर कर रहा है क्या, क्या मैंने किसी पेज पे ऐसा कोई इंफॉर्मेशन पढ़ा था क्या, इस तरह की चीजें आप रियलाइज करते हैं। तो पेपर कभी भी एक राउंड में सॉल्व मत करो, पहले राउंड में आप जो है कंफर्म को करो और दूसरे राउंड में आप वैसे क्वेश्चंस को करो जिसमें दो में डाउट हो। दो ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर लिए हैं कि दीज टू ऑप्शंस आर नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। तो अब दो में दुविधा है, अब उसी दो को करना है। और तीसरे में जिसमें तीन में डाउट हो, देखो मेरा एक मतलब मैंने अपने एक दोस्त से लिया था ये, मैं 150 क्वेश्चन कर देता हूं, 150 क्वेश्चन, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लास्ट में मैंने भी ये चीज रियलाइज किया कि 150 क्वेश्चन करना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जिसमें आपको बिल्कुल ही नहीं पता है, कभी कुछ सुना ही नहीं है, तो उसको हम नहीं करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है, जिसमें लेकिन तीन में डाउट होगा मैं अटेम्प्ट करता हूं, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा। ओवरऑल देखोगे तो गलती ज्यादा होगा, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसे अगर आप 10 क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है 6 क्वेश्चन गलत हो जाए, 4 सही हो जाए, बट ओवरऑल आप जब आप मार्क्स जोड़ोगे तो आपको पॉजिटिव में ही मार्क्स मिलेगा और आपकी ओवरऑल जो स्कोर होंगे वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो कहने का यह अर्थ है कि आपको टेस्ट पेपर का मैंने बता दिया, नोट्स बनाना है ये बता दिया, रिवाइज करना है, टेस्ट पे हमने चर्चा कर लिया। अगर आपके पास टाइम है, और मुझे लगता है करना भी चाहिए, थोड़ा सा टाइम आप मेंस को दो। मेंस में अपने टॉपिक्स को तैयार करो, और टॉपिक्स को तैयार करने के लिए पहली चीज तो आपके पास सिलेबस है और दूसरी चीज आपके पास पीवाईक्यू है। तो S+P, इन दो चीजों पे आपको ध्यान देना है। पीवाईक्यू से आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। जैसे अगर आप पेपर 1 में अगर देखेंगे तो मौर्य कला देखेंगे बार बार आता है, पाल कला है या पटना कलम पेंटिंग है। तो इन तीन में से कोई ना कोई सवाल रिपीट होता ही होता है एग्जामिनेशन में। तो क्यों नहीं हम इन क्वेश्चंस के हर एक डायमेंशन पे अपना नोट्स ऐसे तैयार करें और उसको लिखने का प्रयास करें। पीछे के क्वेश्चंस को देखिए और उसको लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए, लिखने के प्रयास में मैं कहूंगा आप अपनी स्पीड को भी जरूर बढ़ाते रहिएगा। अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी प्लस स्टेमिना बढ़ाना है कि आपका जो मसल्स है ना, जब आप लिख रहे हैं तो ये दुखना नहीं चाहिए। क्योंकि उस दिन क्या होगा कि देखो, अभी तो नहीं पता, नॉर्मली बीपीएससी में तो एक ही पेपर लेते हैं, बट क्या होगा ऐसा कि हो सकता है 2 पेपर कर दे। जैसे 67th के टाइम पे GS1 और GS2 एक ही साथ ले लिया था, तो वो आपके कंट्रोल में है भी नहीं और उसके लिए आप प्रोटेस्ट कर भी नहीं सकते हैं। तो अपने को वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रहना है, और वर्स्ट कंडीशन में क्या करना है कि 2 पेपर हम अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। पहले तो एक ही करेंगे, एक क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए। एक क्वेश्चन से, आज एक क्वेश्चन लिखा, कल 2, परसों 3, आप कुछ ही दिनों में जो है 20 दिन के अंदर जो है 20 क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। ये तरीका सबसे आसान है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आज ही मुझे 2 पेपर लिखना है, तो फिर आप कुछ 3-4 क्वेश्चन लिखेंगे, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, वो भी उतने सेटिस्फैक्शन के साथ आप नहीं लिख पाएंगे, और उसके बाद आप नहीं लिखेंगे। फिर आपको एक डिमोटिवेशन सा होने लगेगा कि शायद मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, और फिर लगेगा कि मैं पढ़ लूं। देखो, ये साइकिल है। आपको जब भी आप लिखने बैठेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये मेरे साथ भी होता था कि कुछ और पढ़ लेते हैं, इतना समय जो लिखने पे अपना समय देंगे उसमें कुछ पढ़ लेते हैं, बट वो खत्म नहीं होगा, वो नेवर एंडिंग साइकिल है। मुझे लगता है कि आपको लिखना फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देना चाहिए। लोग कहते हैं कि फर्स्ट डे से हम क्या लिखेंगे जब हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। आप फर्स्ट डे में कुछ भी पढ़ते होंगे ना, जो आपने पढ़ा उसी को लिख दो। कम से कम आप लिखने का, वर्ड्स बनाने का, या ये जो अपना हाथ है, तो इसका मसल मेमोरी जो है वो मजबूत तो होगा ना, याद रखने की क्षमता और बढ़ जाएगी। तो ये काम आप शुरू से कर दीजिए। एक काम हम लोग करने वाले हैं, और एक न्यू इनिशिएटिव हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बारे में हम टेलीग्राम पे आपको बताएंगे भी, एंड दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल ऑफ अस। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि इतना काम आप कीजिए, बहुत है। जो छात्र इंप्लीमेंट करेगा, जो भी स्टूडेंट अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। बाकी आप सुन करके फिर कोई और लेक्चर सुनिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज आप डिसाइड कीजिए कि आपकी प्रायोरिटीज तय होनी चाहिए। आपको सुबह से शाम तक आपका जो टाइम है वो आप किनको दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन जर्नी में अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप बहुत लंबी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत हेक्टिक हो जाता है। मैं नहीं चाहूंगा कि आप बहुत लंबी तैयारी करें, वो आपके लिए भी सही नहीं है, आपकी फैमिली के लिए भी सही नहीं है, आपके करियर ग्रोथ के लिए भी सही नहीं है।
तो आप जितना जल्दी हो सके यहां से बोरिया बिस्तर समेटने का प्रयास करें, जितना जल्दी हो सके आप चीजों को समझें और समझ करके लिखने का प्रयास करें और बोर्ड के सामने जाकर बातचीत करके आ जाएं। प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। धन्यवाद।